आपका स्वागत है। बात हो रही है राजनीति की, और राजनीति में इन दिनों आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और आज बातचीत के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर। जावड़ेकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। न्यूज़ 18 से बात करने में मुझे बहुत खुशी है। अभी जो मुद्दे उठ रहे हैं पूरे देश में, उसमें कहीं न कहीं बीजेपी सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में, खासतौर पर इसलिए क्योंकि वो सरकार में है। मुझे नहीं लगता सवालों के घेरे में तो कांग्रेस है, महागठबंधन है। क्योंकि कहा क्या था, हुआ क्या। इन्होंने कहा था कि हम मोदी जी को खिलाफ एक महागठबंधन बनाएंगे। कहाँ बना? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में उनका आपसे बनने वाला था, हाथ पकड़े के बैठे खड़े थे। बंगाल में तीनों दल अलग अलग लड़ रहे, कम्युनिस्ट ममता और कांग्रेस। फिर केरल में उनकी लड़ाई अब और धारदार हुई वायनाड के निर्णय के बाद। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू तो उनके पीछे जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे के रूप में खड़े रहते थे, वो साथ में नहीं है। वहां भी अलग अलग लड़ रहे, तो है कहाँ महागठबंधन। और ये तो यहाँ भी बीएसपी एसपी ने कांग्रेस को अपनी औकात दिखाई। उनकी औकात 2 सीटों की है, तो 2 सीट दे दिए, और इसलिए वहां कहीं हुआ नहीं। और बसपा सभी जगह अपने कैंडिडेट खड़ी कर रही है, तो कहां होगा महागठबंधन और कहां क्या? क्योंकि उसमें आइडियोलॉजी नहीं थी, उसमें कार्यक्रम नहीं था। और कार्यक्रम कभी ये नहीं हो सकता कि मोदी हटाओ, ये कोई कार्यक्रम थोड़ा ही होता है। अरे क्यों हटाओ, इसका कारण होना चाहिए, वो कुछ है नहीं। लेकिन लगातार जो खासतौर पर विपक्ष है, कांग्रेस है, वो सरकार पर कई मुद्दों पर आरोप लगा। कौन सा मुद्दा आपको लगा? राफेल के मुद्दे पर पहले राफेल पर अभी तो चुनाव में मुझे तो पिछले 15 दिन में एक शब्द भी मैंने नहीं देखा। उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसकी उसकी ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि पुलवामा में जो इस तरह से आतंकी हमला हुआ जी, वो बहुत ही बेहद गंभीर था। और लगातार पाकिस्तान ने यह समझा है कि भारत के सामने हम आमने सामने युद्ध करके नहीं जीत सकते, इसलिए वो 1000 जख्म पहुंचाने की उनकी नीति है। और इसलिए वो ये इस तरह का काम करते हैं। आतंकी फैक्ट्री है पाकिस्तान आज। और इसलिए जब पुलवामा का हमला हुआ, अब यहां फर्क है, समझने लायक है। 2008 में इससे भी भीषण एक और इतना ही भीषण हमला ये मुंबई पर हुआ। 10 आतंकवादी आए पाकिस्तान से, समुद्र के रास्ते से, और सैकड़ों लोगों को मार गिराया, और बहुत ही 2 दिन हमला चला। उस समय भी सेना ने उस समय के कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन जी को पूछा था कि हम पाकिस्तान में जाके आतंकी अड्डे ध्वस्त करेंगे। उन्होंने मना किया, उन्होंने परमिशन नहीं दी। और इस बार जब सेना ने कहा तो मोदी जी ने उनको परमिशन दिया कि जाओ, देश के लिए जो आपको उचित लगता है वो करो। ये करने की अनुमति देने का धड़स ये मोदी जी ने दिखाया। इसलिए देश के जनता के सामने बिल्कुल साफ हो गया, एक पार्टी है कि जो सेना को अपना पराक्रम दिखाने का अवसर भी नहीं देती, और दूसरी पार्टी है कि जो सेना पर भरोसा करके जो प्रधानमंत्री उनको परमिशन देता है। और इसलिए लोगों के मन में एकदम हो गया कि देश सुरक्षित है मोदी जी के हाथ में, और इसलिए लोग आज मोदी जी के साथ है। लेकिन कांग्रेस लगातार कह रही है, यूपीए के नेता भी कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई, लेकिन उन्होंने उसका राजनीतिकरण नहीं किया। ये राजनीतिकरण क्या है? अब भारत माता की जय कहते हैं। अब भारत माता की जय में या लोगों ने शहीदों को नमन किया या सैनिकों को सलाम किया, सैनिकों को बधाई देना, ये कोई राजनीति थोड़ी ना है। और ये कहना कि अब हम भारत माता की जय हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारी पहचान है, ये हम जनसंघ के दिनों में भी करते थे, भाजपा के दिनों में भी करते हैं, और आगे चल के भी करते रहेंगे, क्योंकि यह हमारी धारणा है। अब इनको किसने मना किया है? कांग्रेस को किसने मना किया है भारत माता की जय मत कहो? लेकिन उनका कहना कि सर्जिकल स्ट्राइक पर जो सियासत हो रही है, कहां सियासत की? हम सेना को बधाई देते हैं, इसमें कौन सी राजनीति हो गई? पूरी देश की जनता बधाई दे रही, तो इसमें कहां राजनीति? बिल्कुल राजनीति नहीं। उल्टा जिस तरह से उस पर आशंकाएं प्रकट करना, एक बार किसी देश के वायुसेना ने जब यह कहा कि भाई हमने हमला किया
जो लक्ष्य थे वो बिल्कुल हासिल किए और हमारा 100% सफल रहा ऑपरेशन। ये जब कहा तो पूरी दुनिया अपने अपने वायुसेना, नौसेना हो या स्थल सेना हो, सेना पर भरोसा करती है। एकमात्र कांग्रेस पार्टी और ममता और ऐसे लोग हैं कि जो सेना के कार्रवाई पर आशंका जताते हैं, देश में उनके खिलाफ क्रोध है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जब इंदिरा गांधी के ज़माने में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए, बांग्लादेश बना, लेकिन उन्होंने तो उसका कोई राजनीतिकरण नहीं किया। मुझे तो मालूम है उस समय तो पूरी राजनीति का मुद्दा नहीं था, उसमें सीधी बात है कि अटल जी उस समय उन्होंने दुर्गा कहा था जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है कि जिसने अच्छा काम किया उसको अच्छा कहे। ये कांग्रेस वाले हैं आपके, राहुल गांधी कांग्रेस ऐसी है और जो ममता और बाकी ब्रिगेड ऐसी है जो अच्छे को भी अच्छा नहीं कहती, और उसमें भी मोदी जी है इसलिए उनको नापसंदगी है, ये उनका दुख है। मोदी है यही उनका दुख है, लेकिन मोदी रहेंगे और जनता की पसंद से दोबारा भी आएंगे और बार बार आते रहेंगे। अच्छा, आपके पास मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जिम्मा है, आपके मंत्रालय पर भी आरोप लगता है कि आपने शिक्षा के भगवाकरण करने की पूरी कोशिश की। नहीं भाई, भगवाकरण क्या होता है? अब आपके यहाँ राजस्थान के एससीईआरटी ने किताबें रिवाइज करके राणा प्रताप की जो महान, केवल उल्लेख था हल्दी घाटी की लड़ाई हारे कैसे, लेकिन कितनी लड़ाइयां उसके पहले जीती वो तो लिखा नहीं था। वो लिखना कोई भगवाकरण की बात थोड़ी है। अपने देश में अपने देश के वीरों का, मैंने पाइका विद्रोह जिसे कहते ब्रिटिश, तो उसका शिवाजी का चित्र भी नहीं था किताबों में। अगर वो डाला तो इसमें भगवाकरण कहाँ का हुआ? ये तो इतिहास का दर्शन है। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर से, जावड़ेकर साहब, कोई बात भगवाकरण वाली, कहा जाता है कि जनता पार्टी भी इसी मुद्दे पर टूटी थी क्योंकि आप एचआरडी मिनिस्ट्री के जरिए संघ अपनी विचारधारा को थोपने की कोशिश करते। देखो, पहले तो संघ क्या है? संघ देशभक्ति की पाठशाला है। संघ क्या बताता है? संघ बताता है कि आपके देश के बारे में गौरव की भावना मन में रखो, देश में बहुत अच्छी चीजें हैं उसका परिचय करो। अब राजस्थान में किताबों का उन्होंने इतिहास और भूगोल भी, भाई पहले जिला का पढ़ो, फिर विभागों का पढ़ो, फिर प्रदेश का पढ़ो, फिर देश का पढ़ो और फिर दुनिया का पढ़ो। अपने अपने तरीके से किताबें तैयार करते हैं। इसमें कहाँ संघ का मुद्दा आता है? देखो, हमने ऐसे कोई विज्ञान के उल्टा ऐसा कुछ तो कहा नहीं, और हमने जो इतिहास है वो बदल कर भी नहीं रखा। मैंने जो इतिहास में हमने बदलाव किए उसके 3 आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस ने छापे। इंडियन एक्सप्रेस के पास प्रशंसा के ही सारे पत्र आए कि अच्छा काम किया है। एक किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार आक्रामक है। कांग्रेस का कहना है कि हमने तो जितने भी राज्य हैं जहां पर कांग्रेस सत्ता में आई है वहां पर किसानों की कर्ज माफ कर दी है। इससे ज्यादा झूठ कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस के पास सरकार आई जहां उन्होंने आश्वासन दिया था कि कर्जे माफ करेंगे। पंजाब में 2 साल हुए, 99,000 करोड़ रुपए का कर्जा है पंजाब के किसानों पर, और आज तक केवल 5,500 करोड़ रुपए कांग्रेस ने दिए हैं। ये उनका परफॉर्मेंस है। राजस्थान में जहां 80,000 के ज्यादा कर्जे का बोझ है, एक भी पैसा के शेड्यूल बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्जे का सरकार ने नहीं भरा है। केवल 3,700 जिसकी व्यवस्था वसुंधरा राजे के समय ही हुई थी, वो केवल कर्जा लेकर उतना दिया है कोऑपरेटिव बैंक का, बाकी कुछ नहीं दिया है। तो लोगों को बल्कि उल्टा दंड भरना पड़ रहा है। प्रोसेस शुरू हो चुका है। प्रोसेस क्या शुरू हुई? ये भी कह दिया गया नहीं, 10 दिन गिराए थे। मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, कर्नाटक में 1.5 साल हो गया, 2600 करोड़ भी नहीं दिए। तो ये झुंझुने दिखाने, आप देखोगे चुनाव में सारा किसान वर्ग इससे, क्योंकि मोदी जी ने अभी सारे देश के किसानों को, करोड़ों किसानों के खाते में 2,000 रुपए की पहली किस्त गई, अप्रैल में दूसरी किस्त जाएगी। हर साल ऐसे 10 साल 6-6 हजार रुपए उनके खाते में इनपुट, एक तरह से इनपुट के लिए मदद, ये तैयार नई योजना की। हमने क्या नहीं किया? हमने सॉइल हेल्थ कार्ड 16 करोड़ किसानों को दिए। उससे खेती की तबीयत समझती है, उसके अनुसार कितना खाद डालना, कितना पेस्ट डालना, कौन सी नहीं डालना, कौन सी फसल लेना, कौन सी नहीं लेना। किसान का खर्चा भी बचता है और फसल भी अधिक आती है। यूरिया का नीम कोटिंग करने के कारण कम खाद में ज्यादा फसल आती है, उसकी किल्लत भी दूर हुई।
तीसरा, जो 7 लाख करोड़ का यूपीए के जमाने में किसान क्रेडिट मिलता था कर्जा, आज 12 लाख करोड़ रुपया हो गया, तो ये भी 5 साल में बढ़ा। उसके साथ साथ किसान को एमएसपी की मांग उनकी 40 साल की लड़ाई का हिस्सा था कि हमें लाभकारी मूल्य चाहिए, वो मोदी जी ने दिया। और वो लाभकारी मूल्यों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि बात होती है लेकिन खरीद होती तो उसको ऐसा है, नहीं मिलता। पहले वर्ष में कहीं कहीं अमल में दिक्कतें जरूर आती है, लेकिन अभी चावल और धान और इसका रबी का भी देखोगे कि सारा प्रक्रिया पूरी तैयार है और 1700 रुपए धान को और जो गेहूं के भाव है, दाम है, वो सब वैसे के वैसे मिलेंगे। यही तो बड़ी सबसे खरीद होती है गवर्नमेंट की। और बाकी 24 फसलों के लिए एमएसपी आज तक कभी नहीं घोषित हुआ था और वो लागत मूल्य से 50% अधिक है और उसमें पहले साल के अनुभव के आधार पर रिपेयर होता है, लेकिन अच्छा होता है। आप कह रहे हैं कि किसानों की स्थिति सुधरी है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि किसानों की आत्महत्या के मामले बढ़े नहीं। वो तो कांग्रेस की देन है। दुर्भाग्य में हमें विरासत में मिली है किसानों की आत्महत्या, क्योंकि किसान को चाहिए पानी, किसान को चाहिए लाभकारी मूल्य, ये कभी नहीं दिए थे। अब किसान को लाभकारी मूल्य भी दिया है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना भी दिया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी दिया है, जो खेत खलियान से बाजार तक पूरे क्रॉप का संरक्षण करती है। पहले कांग्रेस के जमाने में क्रॉप लोन इंश्योरेंस होता था, यानी बैंकों को इंश्योरेंस होता था, सरकार किसान को नहीं होता था। तो ये हमने करके दिखाया, इसलिए किसान पूरा मोदी जी पर भरपूर विश्वास क्यों दिखता है सभी जगह। आप कहीं भी जाइए, मैं चैलेंज करता हूं, आपके रिपोर्टर्स भेजिए, 50 लोगों को पूछिए, सड़क पर केला बेचने वाला हो, ठेले वाला हो, कुली हो, बाकी हर प्रकार के लोग और हवेली वाले तक जाइए, पूछिए कि किसको वोट देंगे। क्योंकि इस बार लोगों के सामने मुद्दा क्या है? मुद्दा है प्रधानमंत्री कौन है। तो उनको मोदी अच्छे लगते हैं, सामने कुछ विकल्प है ही नहीं। दूसरा, यही तो आरोप लग रहा है कि आप चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। विचारधारा क्या? अरे हमारे पास एक नेता ऐसा है कि जिसने पूरी अपनी खपा कर जो मेहनत करता है और दिन रात केवल देश की सोचता है, उनको कोई स्वार्थ नहीं, उनका कोई गलत बात नहीं। पूरी मंत्रिमंडल पर एक भी आरोप, 70 मंत्री है, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होना 5 साल में, ये कोई आम चीज नहीं होती। ये पहली दफा भारत देख रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री कौन कहो, दूसरा है सुरक्षित देश कौन रखेगा, और तीसरा है तरक्की कौन सुनिश्चित करेगा। और तीनों प्रश्नों का उत्तर है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अच्छा, एक बात आपने कही कि 6000 रुपए किसानों को मिलेंगे। कांग्रेस कह रही कि आप तो साल में 6000 रुपए दे रहे हैं, उन्होंने 72,000 रुपए साल का वायदा किया और वो देंगे। ऐसा है, सत्ता में न आने वाले का वायदे का क्या भरोसा। जो किसान के कर्ज माफी का वायदा किया, आप राजस्थान में उन्होंने वायदा किया कि बेरोजगार को 3500 रुपए महीने का देंगे, एक बेरोजगार को नहीं मिला। 4 महीने हो गए, शुरू हो चुका है रोजगार कार्यालयों के। अरे नहीं हुआ, 4 महीने हुए, कुछ भी नहीं करेंगे। ये इनका इतिहास ही ऐसा है, क्योंकि नियत ऐसी है। हमने दिया और लोगों के खाते में जमा भी हो गया। जावड़ेकर साहब, विकास के मुद्दे पर राजनीति की बात हो रही थी। विपक्ष का आरोप है कि आप तो विकास भूल गए और हर बार कोई नया एक विलेन तलाशते हैं, कभी कब्रिस्तान पर राजनीति करते हैं, कभी पाकिस्तान पर करते हैं। पाकिस्तान हमारे पड़ोसी है और लगातार भारत पर विभिन्न प्रकार के हमले करता है, और इसलिए पाकिस्तान के बारे में अपनी नीति स्पष्ट करना, हमने दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया, दिखाया। खुद प्रधानमंत्री पाकिस्तान में उनके नवाज शरीफ के घर में शादी पर भी गए थे। लेकिन ऐसा दिखाने पर भी अगर पाकिस्तान अपने रूप में अगर चलेगा, और अटल जी के समय पाकिस्तान ने जो आश्वासन दिया था लिखित दुनिया को कि पाकिस्तान की भूमि का उपयोग भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन बालाकोट में जो हमला हुआ, वहां तो आतंक का पूरा कैंप चल रहा था, और उसमें उन्होंने अनेक नाम भी बताए कि कौन कौन वहां मौजूद था, और आज कोई नहीं बचा है। उसके भी सबूत मांगे जा रहे हैं। सबूत यही तो ये आ नहीं रहे सामने। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यहाँ का विपक्षी दल है कि जो सेना के पराक्रम पर भी अविश्वास दर्शाता है। इससे ज्यादा किसी भी दुनिया के देश में राजनीति नहीं होती है। ये विपक्ष ने की हुई राजनीति है, जिसकी भर्त्सना हर कोई कर रहा है। नहीं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि शुरुआत आपकी तरफ से हुई। आपने कहा कि 350 आदमी मरे, 300 मरे। वो तो वहां के जो सेना ने जो बताया उसका जो अर्थ समझेगा जी, वो समझ सकता है
कि क्या हुआ है, लेकिन ये मुद्दा आंकड़ों के कारण नहीं, 21 पार्टियों ने पहले ही दिन बैठक करके, पहले दिन तो हमारे साथ रहे, दूसरे दिन बैठक करके ये कहा कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। हमने तो कुछ नहीं किया और आज भी नहीं कर रहे। लेकिन विकास के मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं हो रही, बात अब दूसरे मुद्दों पर हो रही। नहीं, आप न्यूज़पेपर क्या छापते हैं या मीडिया क्या उठाता है, क्योंकि 1 घंटे का भाषण है, 40 मिनट का भाषण है, उसमें जो 5 मिनट राष्ट्रवाद का मुद्दा है वो आज हावी हो गया है, इसलिए वो छपता है। लेकिन 35 मिनट विकास की बात होती है। अगर 2.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, अगर 9 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, 6 करोड़ महिलाओं को गैस मुफ्त में मिला है, अगर 14 करोड़ लोगों को 30 करोड़ बल्ब मिले हैं सब्सिडी में और 10 रुपए में, और उसके एलईडी के, उसके साथ साथ आज ग्रामीण सड़कें बहुत तेजी से बढ़ रही है, बाकी शहर की सड़कें बढ़ रही है, मेट्रो भी शहरों में शुरू हो रही है। तो ये जो सारी तरक्की है, पोर्ट 5 साल में 25 नए एयरपोर्ट हुए जो 67 साल में नहीं हुए थे। तो ये अगर वो तो उनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया, आप उसको क्रेडिट ले रहे हैं। वही बता रहा हूं कि ये राष्ट्रीयकरण हुआ बैंक का 69 में, 45 साल तक, 2014 तक जो अकाउंट नहीं खुले थे, 34 करोड़ गरीबों के खाते 34 महीने में खोलने का काम, ऐतिहासिक काम आज किया। आज 4,50,000 करोड़ रुपए ये उन गरीबों के खाते में जा रहे हैं। और राजीव गांधी सही कहते थे कि मैं 100 रुपए दिल्ली से भेजता हूं, गरीब को 15 रुपए मिलते हैं। 50 रुपए तो उस समय गली से दिल्ली तक कांग्रेस का ही राज था, वही खा रहे थे। देश को विकास के सही रास्ते पर ले चलने का काम मोदी सरकार ने किया। कांग्रेस का कहना है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात है वो तो उन्होंने शुरुआत की थी। अब तो शुरुआत की तो बंद थोड़ा ही करना होता है, आगे ले जाना है उनको। तो अभी उसके लिए तो उनको समर्थन करना चाहिए। लोगों के मन से उतर गई कांग्रेस। क्यों उतर गई ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस आज संकीर्ण चीजों में आ गई। क्या कांग्रेस कह रही है? कश्मीर में या बाकी जगह देशद्रोह का ये नहीं चलेगा, देशद्रोह कानून खत्म होगा। यानी इस भारत में क्या ये नारे सुनने की आजादी होगी कि जंग चलेगी, जंग चलेगी? किसी भी देश में ऐसी आजादी नहीं है, वो कांग्रेस देना चाहती है। इसको आजादी नहीं कहते, इसको गुलामी ही कहते हैं। अच्छा, एक आरोप ये लग रहा है कि लगातार कि सरकार जुमले ज्यादा देती रही। मुझे ये कोई मतलब नहीं है। जब मुद्दा नहीं है और खुद का कोई कार्यक्रम नहीं है, तब लोग इस तरह के मुद्दे उठाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अब परीक्षा है, अभी देश के सामने है, इसलिए मैंने कहा आप भी मैं किसी को भी आपका जो सुन रहे इंटरव्यू उनको भी कह रहा हूं कि आपको जो ऐसे 20-25 लोग कल दिन भर में मिलेंगे, ऐसे किसी से भी पूछो, सभी वर्गों के, और आप देखो देश के जनता का मूड क्या है। आज दुनिया में भारत एक ताकत करके उभरा, और इसलिए जब बालाकोट पे हमारे वायुसेना ने पराक्रम करके ध्वस्त किया आतंक का अड्डा, तब पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी रही। ये हमारी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का है। हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी 2014 में, आज 2019 आते आते वो 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है, और आने वाले 4-5 साल में ये 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बनती है। तो ये कितना बड़ा भाग्य है। और हमने तो टैक्स भी कम करके दिखाया, और दूसरा एक काम किया कि समृद्धि जब बढ़ती है तो समृद्धि बढ़ाने से देश की संपत्ति बड़ी होती है, उससे हम गरीबी के वेलफेयर के प्रोग्राम को पैसा दे रहे हैं। तो ये प्रॉस्पेरिटी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो पॉवर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन वो बेरोजगारी क्या आंकड़े रख रहे हैं? पहले तो जब देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रही है, तो दुनिया में सब तेजी से रोजगार भी तो यही पैदा होते हैं। अगर 7 किलोमीटर सड़कें रोज बन रही थी और आज 30 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता है, अगर 170 किलोमीटर 70 किलोमीटर केवल होता था रूरल रोड्स, आज 140 किलोमीटर हो रहा है, तो रोजगार तो बढ़ेंगे ना। अगर इतने शौचालय, इतने घर, इतने बाकी सारे साधन, 120 करोड़ फोन का 2 नंबर का उत्पादन का केंद्र बना, 3 लाख सेवा केंद्र चले, तो उसमें 5-5, 10-10 लोग काम में लगे हैं, तो ये तो रोजगार होता है ना। अपने देश में एक ही समस्या है कि हर रोजगार का मैपिंग नहीं होता। ये मैं मानता हूं, ये दुरुस्ती होनी चाहिए, लेकिन हर रोजगार की
मैपिंग करेंगे तो आपको समझेगा कि देश में पिछले, और सभी राज्य सरकार, एक नया सबूत देता हूं, आंध्र को पूछो कितने रोजगार हुए, वो लाखों का आंकड़ा बता रहे, केरल बता रहा है कि लाखों की संख्या में हुए, तमिलनाडु बता रहा है, बंगाल बता रहा है 70 लाख से ज्यादा रोजगार हुए। अगर सभी राज्यों के हुए तो देश की तो वही टोटल होती है ना, ऐसा कैसे नहीं होगा। अच्छा, आप आश्वस्त हैं कि सत्ता में तो लौटेंगे आप? बिल्कुल लौटेंगे, और जो पिछली बार से भी ज्यादा 300 से पार हम जीतेंगे सीटें और सत्ता में आएंगे। तो फिर लेट डाउन होती क्यों नजर आती है अपनी सहयोगी पार्टियों के सामने? जैसे आपने शिवसेना से समझौता किया, उनके मुताबिक किया, नीतीश कुमार से समझौता करते हैं, वहां पे उनके मुताबिक करते हैं। नहीं, ऐसा है, हम गठबंधन का धर्म निभाना जानते हैं, और इसलिए जहां जो स्थिति है उसके सहारे, शिवसेना की पहले हमारी अलायंस हुई, वहां से मैं उसका साक्षी हूं, तो शिवसेना में हमेशा 60% सीटें शिवसेना की रहती थी, 40% सीटें बीजेपी लड़ती थी। आज अगर हमने इक्वल किया मित्र पक्षों को देने वाले सीटें छोड़ के, तो कोई गलत नहीं किया। हम 25 सीटें लड़ रहे, वो 23 सीटें लड़ रहे, उसमें गलत कुछ नहीं है। वो अच्छा, हमारा ही जो एमपी था उसी को उन्होंने उम्मीदवार बनाया, तो उसमें क्या करना। अच्छा, ये भी आरोप लग रहा है कि गठबंधन भी आप इस तरह के लोगों से कर रहे हैं जो बीजेपी को लेकर के जिनके विचार ठीक नहीं थे। कभी कभी राजनीतिक दल जो छोटे छोटे होते हैं, वो कभी कभी एक आवेश में एक अपनी कोई रिएक्शन देते हैं, लेकिन बीजेपी किसी से इस तरह का बैर नहीं रखती, और सबको साथ लेकर चलने में हमारा विश्वास है। इसलिए सभी दल, आज देखो गोरखपुर में बीएसपी सपा ने जिसको उम्मीदवार उपचुनाव में लड़ाया और जो सांसद बना, वही बीजेपी के पाले में आ गया। तो ये क्या है? ये बीजेपी की बढ़ती विश्वसनीयता है। बहुत बहुत आभार आपका प्रकाश जावड़ेकर साहब। तो ये थे प्रकाश जावड़ेकर। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।